नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और घड़ी में बज चुके हैं 3 यानी वक्त हो चुका है हेल्दी इंडिया स्पेशल प्रोग्राम का। और हर सैटरडे और संडे हम आप सभी के लिए हेल्दी इंडिया का ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसमें हम अलग अलग बीमारियों को लेकर के डिस्कस करते हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद रहता है और वो आप सभी के सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल आप भी अपने मन में चल रहे किसी भी सवाल को लेकर जवाब पूछ सकते हैं क्योंकि हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आप एक नंबर फ्लैश होता हुआ देखेंगे और उस नंबर पर आप हमें सीधे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 1 घंटे तक, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव रहेगा, तो आप अपने सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सीधे डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आज का जो विषय हमने चुना है, दरअसल नवरात्रि के दिनों की शुरुआत हो चुकी है, यानी 9 दिनों तक अगर आप में से कोई भी व्यक्ति लगातार फास्टिंग करता है तो ऐसे में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहता है। किन्हें व्रत रखना चाहिए, किन्हें नहीं रखना चाहिए? अगर आप बीमार हैं तो क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, या आपको ये नुकसान कर सकता है? और अगर जो लोग फास्टिंग करते हैं तो उनके बॉडी में कमजोरी ना हो, वो फिट बने रहें, ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? तो इसको लेकर भी हम डॉक्टर से ही जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की सलाह ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाती है जब सवाल हो आपके स्वास्थ्य को लेकर कि आप फिट कैसे रह सकते हैं। तो अनहेल्दी नहीं खाना, अनफिट नहीं रहना, हेल्दी बने रहना है तो डॉक्टर्स की सलाह सबसे जरूरी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और इसी के साथ शुरू होगा 9 दिनों का व्रत। जो लोग पूरे 9 दिन व्रत करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है उपवास करने के बावजूद खुद को बिल्कुल फिट रखना। और इसके लिए ये जरूरी है कि हमें और आपको ये पता हो कि व्रत में आपको क्या खाना पीना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सही तरीका ना पता हो तो आप बहुत बीमार हो सकते हैं। व्रत में कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कुछ लोग उपवास में पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। शरीर में खाना और पानी कम पहुंचने से ब्लड प्रेशर लो, कमजोरी, थकान, सर दर्द और गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। अब अगर आप व्रत रखते हैं तो ये आप भी सोच रहे होंगे कि व्रत में क्या क्या खाना पीना सही है। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ पी सकते हैं। फल और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और आलू से बने खाद्य पदार्थ भी सेवन कर सकते हैं। मूंगफली, दूध, दही और पनीर का सेवन भी कर सकते हैं। आज हम आपको हेल्दी इंडिया में कुछ ऐसी ही बातें बता रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए व्रत करने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप व्रत के पूरे 9 दिन एकदम फिट रहेंगे। उपवास शुरू करने से 1-2 दिन पहले हल्की डाइट लें। रात को खाने में फल खाएं या पतली खिचड़ी या दलिया लें। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी वाले लोग डॉक्टर से पूछकर ही व्रत रखें। अगर बीमार हैं और व्रत रखा है तो हर 2 घंटे के गैप पर कुछ लिक्विड जरूर लें। केले और आलू के चिप्स कम खाएं। टोन्ड मिल्क से पतली खीर बनाकर खाएं, फैट कम होगा। सेंधा नमक और चीनी की मात्रा कम रखें, खासकर दिल के मरीजों के लिए। ज्यादा तले भुने भोजन से परहेज करें। फल और ड्राई फ्रूट्स डाइट में जरूर शामिल करें। लंबे समय तक भूखे ना रहें, इससे गैस की समस्या हो सकती है। डायबिटीज के रोगी खास ख्याल रखें क्योंकि उन्हें ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। व्रत में 4-5 चीजें एक साथ खाने की बजाय 2-3 घंटे के गैप में खाएं।
व्रत रखने के साथ आपको सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में जिन लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उन्हें डॉक्टर के बिना सलाह व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए, जो लोग अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, वो व्रत न रखें। अगर हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है, अगर खून की कमी है, दिल, किडनी, फेफड़े या लीवर के पेशेंट हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं, आप व्रत ना रखें। कोशिश करें कि माँ दुर्गा की पूजा कर लें, लेकिन व्रत ना रखें। और फिर भी अगर आपकी व्रत रखने की इच्छा हो तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। न्यूज़ इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट तो देख ली। अब हम आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। गुरवंत सिंह लांबा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी से हैं। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर श्रीहरि अनखिंदी जी भी है, कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। गुरवंत सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है सर। जिस तरह अब तक हम देखते आए हैं कि लोग फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन फास्टिंग के उन्हें सही तरीके नहीं पता होते, जिस वजह से काफ़ी कम समय के भीतर ही ऐसा भी हमने देखा है कि लोग कई बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो जाती है, और फिर फास्टिंग ख़त्म होने के बाद से उन्हें रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। तो किस तरीके की फास्टिंग हेल्दी साबित होती है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को आज नवरात्रि का पहला व्रत है उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये आपने सही कहा कि व्रत हमारे संस्कृति में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत विश्वास होता है इन पे। बट कई बारी ज़्यादा जानकारी ना होने से कुछ हेल्थ वाइज हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं, तो इसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली नवरात्रि का व्रत ऐसा है जिसमें ऐसे मतलब खाने के लिए बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, अनलाइक करवा चौथ या बाकी जो व्रत आते हैं जहाँ बहुत लंबे टाइम तक वो रहना पड़ता है, तो इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट बाकी व्रत जहाँ बहुत लंबे टाइम तक गैप रहना पड़ता है, लोग पानी भी नहीं पीते, तो उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो हमें यही है कि भाई नवरात्रि जैसे व्रत में तो ये है कि खाने पीने की बहुत सी चीज़ें आपको अलाउड हैं। आप लोग जो वीट है और वीट प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें अलाउड हैं, ले सकते हैं। सब्जियां भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, और बाकी नमकीन भी ले सकते हैं। तो उन चीज़ों से इतना इस पर्टिकुलर व्रत के सीज़न में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जो लोग जिनको प्रॉब्लम है, जैसे आपने पहले कैप्शंस में आप जानकारी दे रहे थे, जो ऑलरेडी किसी बीमारी से हैं, किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है या और डायबिटीज़ है या कुछ है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग और उस चीज़ का ज़्यादा ज़रा ध्यान रखना होता है। तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं तो उनके जवाब हम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल हम जारी रखेंगे, आपके पास मैं लौटूंगी। डॉक्टर श्रीहरि जी से भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी सर। जैसे अभी गुरवंत सर ने भी हमें ये बताया कि किस तरह हमें अगर फास्ट रखना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि हम कितने ज़्यादा पहले से फिट है, क्योंकि अक्सर हमने वाकई ये देखा है घरों में ये होता है, खासतौर पर बुजुर्ग व्यक्ति, उनका ये कहना होता है कि वो जिद पे अड़ जाते हैं कि हमें फास्ट तो रखना ही रखना है किसी भी कीमत पे। सर, ये कितना सही होता है अपने आप से डिसीजन ले लेना जबकि आप पहले से किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं? क्या ये सही होगा या डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे वक्त में? सबसे पहले सारे व्यूअर्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो मैडम, ये जो सवाल है ये बहुत ज़रूरी सवाल है मेरे हिसाब से। ये सभी व्यूअर्स को जानना चाहिए कि जो व्रत है मेरे ख्याल से सिर्फ वही लोग करें जो फिज़िकली फिट हो। जो बहुत बुजुर्ग है, जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां है, जैसे लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की सीरियस बीमारी या डायबिटीज़, स्पेशली अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट है, तो ऐसे लोगों ने मेरे हिसाब से बिल्कुल व्रत नहीं करना चाहिए। और अगर करते भी है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऐसी कोई ये करें कि आप बीच बीच में लिक्विड्स ले रहे हैं या कोई चीज़ खा रहे हैं बीच बीच में, आपको बहुत स्ट्रिक्टली ये करना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कोई भी चीज़ ऐसा करें कि आप व्रत करें कि जब आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोई सीरियस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए।
और एक बहुत ज़रूरी चीज़ अगर आप रखना भी चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लें, और अगर वो आपको अप्रूव करते हैं इस चीज़ के लिए देन यू शुड गो हेड, वरना यू शुड बी वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन योर डिसीजंस। ठीक है सर। वही गुरवंत सर से मैं एक बार फिर से सवाल पूछूंगी डॉक्टर, क्योंकि हमने ये भी देखा है जैसे कि अभी वो सर भी बता ही रहे थे कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कुछ कुछ समय में कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं, और एक जनरेशन ये भी है कि इंटरमीडिएट फास्ट की बात करती है और ऐसे में उन्हें बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं। ख़ासतौर पे हमने ये देखा है कि चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या अगर आप घर में क्यों ना रह रहे हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो, लेकिन नवरात्रों को इस लिहाज से भी देखा जाता है कि हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। आप 9 दिनों तक फास्ट रखिए, बहुत जल्दी आप वेट कम कर लेंगे, और वेट कम करने के चक्कर में बहुत जल्दी लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो सर जिस तरह अभी आप दोनों हमें ये जानकारी दे रहे थे कि अगर आप फास्ट करते हैं तो हर 1-2 घंटे के बाद कुछ लिक्विड या कुछ थोड़ा बहुत आपको सेवन करते रहना चाहिए, तो इस पर मैं चाहूँगी आपसे और ज़्यादा जानकारी लेना कि किस तरीके की चीज़ें हम अपने इस दौरान भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं और क्या नहीं खाना पीना चाहिए जब हम फास्ट पे हों खास तौर पे। देखिए, व्रत की जो है वो तो जो खाना है या नहीं खाना एक ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, उसके साथ लोग चलते हैं। तो उसमें यही है कि भाई बहुत लंबा गैप, जो कि शायद नवरात्रों में तो अलाउड भी है कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ये अच्छा है कि बहुत लंबा गैप मत डालिए। स्पेशली जो लोग बहुत से आजकल डायबिटीज़ बहुत लोगों को है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लंबा गैप मत डालें। कुछ ना कुछ बीच में आपने फल ले लिया, या कुछ नवरात्रे में तो कुछ और भी मीठे भी अलाउड होते हैं, वो सब आप ले लिए तो आपको लंबा गैप नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि कई बार उल्टा भी होता है कि है तो ये व्रत और उसमें हो जाती है ओवर ईटिंग। अब हम सब लोग जो है नवरात्रे का खाना सबको बहुत पसंद है, मैं भी जाता हूँ बाहर रेस्टोरेंट में स्पेशल नवरात्रे की थाली खाने जाता हूँ, तो जब जाते हैं तो उसमें 10 चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ व्रत ये होता है कि भाई नवरात्रे के दिनों में कहीं ओवर ईटिंग ही हो जाती है कि बिकॉज वो सारी ये भी आप टेस्ट कर रहे हो, पकौड़े भी कर रहे हो और आप रोटी भी खा रहे हो और साबूदाने की खीर भी खा रहे हो और टिक्कियाँ भी खा रहे हो आलू की। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप इंस्टेड ऑफ व्रत की जगह आप खा ज़्यादा जाते हो, क्योंकि वो इसमें जब ये अलाउड है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये देख के ही चीज़ें खानी चाहिए। बाकी जैसे ये चीज़ें, जैसे एक बहुत लोगों को लगता है कि भाई नवरात्रे में हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं, वो ठीक है, एक धार्मिक भावना है, उसके लिए यूज़ करते हैं, बट ये मत भूल जाना जो खासकर जैसे हमारे लिवर के पेशेंट्स हैं या हमारे हार्ट के पेशेंट्स हैं कि वो भी एक नमक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कि भाई चलो नॉर्मल नमक से थोड़ा कम सोडियम है, बट उसमें भी है। तो ये नहीं हुआ कि व्रत हुआ तो आप सेंधा नमक यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपको नमक की रिस्ट्रिक्शन दी गई है डॉक्टर की तरफ से तो आप उस पर खुल जाओ। वो नहीं करना है कि वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है, और 9 दिन काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो अगर आप ये सोच के कि ये तो सेंधा नमक है जी तो ये तो मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको नमक अवॉइड करने के लिए बोला गया है हेल्थ रीज़न से, तो आप नमक को अवॉइड ही रखिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे आलू की चीज़ें बहुत हो जाती हैं नवरात्रा में, ये एक और मिसकंसेप्शन है। अब आलू ऐसा है कि हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ है, कई बार डायबिटिक्स और उसमें आपको मना किया गया है, और तली हुई चिप्स हैं, वो चीज़ें आपको एज अ हार्ट पेशेंट मना की गई हैं। तो आप व्रत के चक्कर में आपके पास और हेल्दी ऑप्शंस हैं व्रत में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आलू के चिप्स खाने ही खाने हैं अगर आपको वैसे डायबिटीज़ की वजह से वो मना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रा ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर श्रीहरि जी, अगर आप भी इसमें कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और सर सवाल ये भी है कि क्योंकि सर ने अभी डायबिटीज़ का भी जिक्र किया, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी मैंने देखा है कि अक्सर वो शुगर फ्री पे जाते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में कई बार जब जैसे साबूदाने की खीर ही हो गई या फिर बहुत सारे ऐसे स्वीट डिशेस भी रहते हैं उसमें, वो सिर्फ ये कहते हुए खा लेते हैं कि ठीक है व्रत का खाना है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हम तो शक्कर खा रहे हैं, शुगर भी नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे में सर ये जो छोटे छोटे उपाय के तौर पर, और डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर हमने देखा है कि बस उन्हें मौका चाहिए होता है और उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सर ये उनके लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है? अगर हम व्रत को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, जैसे आप बात कर रही थी वेट लॉस, आजकल वेट लॉस एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, और वेट लॉस के लिए कई अलग अलग तरीके बताए गए हैं एंड लोग फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट करते हैं कि आप फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग करिए या इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए या मेडिटेरेनियन डाइट पे जाइए। देखिए, वेट लॉस करने के लिए आपको 2 चीज़ें करना ज़रूरी है। एक तो जो आपका कैलोरिक इंटेक है वो थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा कम का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी तरीके से इसको बंद कर दीजिए। अगर आप पूरी तरीके से इसको बंद कर देते हैं, जैसे आप बहुत ही सीवियर फास्टिंग में जाते हैं, तो उस फास्टिंग के ड्यूरेशन के बाद जो आपको हंगर होती है
उसके बाद आप इतनी बिंज ईटिंग कर लेते हो कि जो आपको इससे बेनिफिट मिल गया है वो सारा खत्म हो जाएगा। और व्रत के समय अगर आप स्पेशली देखें तो जो हम खाते हैं स्पेशली वो सारी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स या फैट रिच फूड्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दो ऐसी चीज़ है जिसका आपका वेट लॉस होने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा, इनफैक्ट वेट गेन ही होता है इनसे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो यू शुड फोकस मोर ऑन प्रोटीन्स, यू शुड फोकस मोर ऑन वेजिटेबल्स, यू शुड फोकस मोर ऑन फ्रूट्स। तो अगर आप व्रत करने ही वाले हैं तो आप फ्रूट्स खाइए रादर देन बिंजिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर वेट लॉस इज योर इंटेंशन तो वेट लॉस शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट शुड नॉट बी अ एग्जॉर्बिटेंट प्रोसेस कि आपने सडनली सब कुछ खाना छोड़ दिया और उस हफ्ते के बाद आप फिर से सब कुछ खाने लग गए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले खा रहे थे। तो बेस्ट तरीका ये है आप अभी जो खा रहे हैं 25% से इसको कम कर दीजिए, फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए और साथ में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए ताकि आपकी ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली आपकी कैलोरीज कम होती जाए। सर अच्छा, आपने क्योंकि जिक्र किया कि हम लिक्विड पे भी जा सकते हैं और फलों पर भी फलों का सेवन हम कर सकते हैं, वेजिटेबल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सवाल इसमें ये भी होता है कि कई बार ये भी सजेस्ट किया जाता है कि पैकेज्ड फूड या पैकेज जो जूस के कंटेनर्स होते हैं वो अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं। यहाँ तक ये भी हमने सुना है कि अगर आप जूस पी रहे हैं किसी भी फल का तो ऐसे में उसमें शुगर की क्वांटिटी डबल हो जाती है, लेकिन फल खाते हैं तो उसके मुकाबले शुगर की क्वांटिटी उसमें थोड़ी फिर भी मैनेजेबल होती है। तो सर इस बारे में भी मैं आपसे चाहूँगी कि हमें ज़रा बताइएगा कि क्या ये मिथ है या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। देखिए कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे आप 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। यू यूज़ हाई अमाउंट ऑफ शुगर या हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट या कोई ऐसी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाली जाती है जिससे उस चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो ये जो पैकेज्ड फूड्स है जैसे पैकेज जूस अगर आप लेते हैं उसी चीज़ को आप अगर नेचुरल फ्रूट के साथ कंपेयर करें तो पैकेज फूड में एक तो प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा है, उसकी शुगर कंटेंट नेचुरली थोड़ी ज़्यादा होगी और जो नेचुरल फ्रूट आपको जो एडिशनल चीज़ें देगा जैसे फाइबर दे रहा है या मिनरल्स दे रहा है या विटामिन्स दे रहा है जो फ्रेश आप ऑब्टेन कर रहे हैं उस चीज़ से वो आपको पैकेज फूड से कभी नहीं मिल सकती। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक तरफ फ्रूट खाने का ऑप्शन है और उसी तरफ पैकेज जूस लेने का ऑप्शन है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू शुड प्रेफर द फ्रेश फ्रूट। तो आई होप हमारे ऑडियंस को भी इस बात की जानकारी तो ज़रूर मिल गई होगी कि अगर आप पैकेज फूड्स की ओर जाते हैं या फिर आप पैकेज्ड कैन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कंटेनर्स आते हैं उसमें जो जूस टेट्रा पैक बता करके और आपको सर्व किया जाता है तो उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो आपको बहुत हद तक नुकसान कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास फल और जूस दो ऑप्शन है तो ऑप्शन के तौर पे आप फल का ही सेवन करना ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। इस बीच हमारे साथ एम्स से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे डॉक्टर अलका कुमारी जी जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। सो मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम आके एटलीस्ट थोड़ा लोगों को जनरल नॉलेज की चीज़ें दे पाएंगे, उनको समझा पाएंगे कि बिकॉज अभी ये रमज़ान का महीना चल रहा है एंड उनका पूरे दिन का फास्ट होता है, वो पूरे दिन खाली पेट हैं, फिर शाम को एकदम से वो अपना फास्ट तोड़ते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि जब वो फास्ट तोड़ते हैं पूरे दिन के वो भूखे हैं तो उन्हें लगता है कि हम क्या खाएं, उन्हें समझ नहीं आता। मतलब उनको लगता है कि हम थोड़ा कुछ हैवी चीज़ें खाएं जिससे कि पेट भी भर जाए और अच्छा लगे। बिल्कुल। बट ये कई बार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरे दिन फास्ट होने के बाद जो पेट में गैस बनता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फूड पूरे दिन मिलता नहीं है पेशेंट को या लोगों को, तो वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब भी फास्ट तोड़ना है शाम में पूरे दिन भूखे रहने के बाद तो लिक्विड डाइट लेना चाहिए, जैसे नारियल पानी ले लिया, प्लेन वाटर ले लिया या रूह-अफ़ज़ा बहुत प्रसिद्ध है बहुत ही सालों से, वो ले सकते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे चीज़ें खाएं। जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जल्दी खा रहे हैं तो सिग्नल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे स्टमक पेट को कि कैसे उसको प्रोसेस करें, और स्लो खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी क्योंकि आपने ये जिक्र किया कि बहुत जल्दी जल्दी लोग खाना शुरू कर देते हैं। रमज़ान के मौके पर भी हमने ये अक्सर देखा है कि जब इफ्तार का समय होता है तो इफ्तार के समय पे पूरी टेबल आपकी सजी हुई होती है और लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर वो बस ये कोशिश करते हैं कि ठीक है हम जल्दी अपना सब कुछ खाना वाना ख़त्म करके उसके बाद सब रेस्ट करें, लेकिन जब पूरे दिन भर में आपने पानी का इंटेक नहीं लिया, आपने कुछ भी नहीं खाया है और उस वक्त जब कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठता है तो पानी पीने के बाद भी उनका ये कहना होता है कि आई थिंक आई एम फुल, और वो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते और जो लोग खाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ती है।
तो ये क्यों होता है मैम ऐसा? नहीं हो इसलिए बिकॉज आप बहुत लंबा ड्यूरेशन का फास्ट रख रहे हैं। आप ऑलमोस्ट 12 घंटे का फास्ट रख रहे हैं, जिसमें आप पानी भी नहीं ले रहे हैं, आप कुछ खाना तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते हैं। फिर जब आप एकदम से खाना शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी कई बार न्यूट्रलाइज हो जाती है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम एकदम उस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि उनको आराम से रहना है, वो अपनी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब वो थोड़ा भी पानी पीते हैं तो शरीर को लगता है कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो मुझे मिल गई है। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फास्ट जब हम रखते हैं उसके पहले का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बॉडी को बहुत ही हाइड्रेट करना होता है, लिक्विड लेना होता है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी होती है। अगर हमने फास्ट के एक दिन पहले रात को अगर ये सारी चीज़ें खाई हैं तो अगले दिन ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप फास्ट तोड़ते हैं शाम को। ठीक है। मेन ये है सुबी जी की बॉडी इस तरह से नहीं है कि आपको जो खाना है दिन में 3 बारी खाना है तो 3 बारी खाना है। तो आप एक बारी खा रहे हो तो 2 बारी का एक्स्ट्रा खा लो, तो उतना फिर बॉडी जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगी। तो दैट विल बिकम ओवर ईटिंग, देयर विल बी सिम्टम्स, वॉमिट भी हो सकता है, पेट भी भरा भरा लग सकता है। तो कई लोग इस तरह से चलते हैं, भाई मैंने 2 टाइम का अब नहीं खाना तो मैं 3 टाइम का एक बारी में खा लूं, बट वो दैट्स नॉट द वे द बॉडी वर्क्स, यू नो। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो मैडम ने एक बहुत अच्छा बात की कि प्री फास्टिंग जो प्रिपरेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक रात पहले आपने बहुत ही ऐसा खाना बहुत ज़्यादा फ्राई या हैवी खा लिया और इस तरह का डिहाइड्रेटिंग फूड खा लिया या अल्कोहल बहुत ले ली, तो अगले दिन फिर वो आपको परेशान करेगी। और आपने उस दिन व्रत रखा है और आप सारा दिन पानी नहीं पी रहे तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो ये चीजें तो मतलब सर 1-2 दिन पहले ही हमें बहुत हल्की डाइट लेनी शुरू कर देनी चाहिए। डाइट पहले से ही रेगुलेट हमें रखनी चाहिए। बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, अगर हम देखें उसको बहुत साइंटिफिकली, तो देयर इज अ रीजन कि क्यों कहते हैं कि सुबह उठ के आप ब्रेकफास्ट करें, आपका रात का डिनर जल्दी खा ले। क्यों पूरी दुनिया रात को 2 बजे खाना क्यों नहीं खाते हैं? हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों है कि ये कहते हैं कि आपको रात का खाना 8 बजे से पहले पहले खा लेना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कि हम रात को 2 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, कोई 3 बजे। वाई वी शुड नॉट डू दैट। देखिए हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये कुछ टाइम पे कोई फंक्शन करने के लिए उतना एफिशिएंट हो जाता है। जैसे आप सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव प्रोसेस रेडी है कि आप ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट कर ले। रात के 8 बजे आपका वो मशीनरी तैयार होने लगता है कि आप डिनर एक्सेप्ट कर लें। अगर आप पूरे दिन फास्टिंग पे जाते हो तो आपकी बॉडी की मशीनरी तैयार हो गई, बॉडी में एसिड रिलीज होने लग गया कि अभी खाना आने वाला है, पर आपने खाना नहीं खाया तो वो एसिड करेगा क्या? तो उसकी वजह से फिर एसिडिटी होने लगती है, जलन होने लगती है, गैस बनने लगती है। ये रीज़न है एसिडिटी का। तो अगर आप ड्रास्टिकली कोई चीज़ चेंज करने वाले हैं तो आपकी बॉडी को उसको तैयार करना ज़रूरी है। तो अगर आप मान लीजिए बहुत ही हैवी फास्टिंग पे जाने वाले, बहुत ही स्ट्रिक्ट फास्टिंग पे जाने वाले, तो उसके पहले 2-3 दिन आप इस चीज़ को, अपनी बॉडी को ग्रेजुअली उस प्रोसेस की तरफ ले जाइए। अगर आप ये नहीं करते और ड्रामेटिकली चीज़ों को चेंज कर देते हो, तब जाके फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी होती है कि आप पिछले दिन तक सब कुछ खा रहे थे, टाइम पे खा रहे थे, आज आपने कुछ भी नहीं खाया, सुबह से शाम तक आप खाली बैठे हुए हो, तो नेचुरली आपको एसिडिटी होगी। तो जैसे एक एथलीट है, अगर वो कोई बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है तो फिर वो अपने आप को प्राइम करेगा, अपने आप को पहले रनअप्स करेगा, उसके बाद वो मेन इवेंट पे जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई लंबे समय तक फास्टिंग पे जाने वाले हो तो मेरे हिसाब से ग्रेजुअली आपकी बॉडी को उसको ट्रेन करना होगा, वीन करना होगा। आप धीरे धीरे अपना डाइट कम करिए, फ्लूइड्स बढ़ाइए, एंड देन यू कैन गो अहेड विद फास्टिंग। ठीक है सर। हमारे साथ गुरवंत सिंह जी भी है। और डॉक्टर गुरवंत जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि आजकल एक नया ट्रेंड बच्चों में भी ये शुरू हो रहा है। वो अपने माता पिता को या बड़े भाई बहनों को अगर वो देखते हैं कि वो फास्ट कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम एज से वो भी जिद पकड़ लेते हैं कि हमें भी फास्टिंग करनी है। सर, बच्चों के लिए क्या फास्टिंग बहुत हद तक सही है या नहीं है, इस बारे में भी जानना चाहूँगी। बच्चे देखो, यस आपने सही कहा है कि आजकल हर चीज़ ट्रेंड के साथ होती है। क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या वो देख रहे हैं तो उनको भी ऐसा आ जाता है। बट आई थिंक बच्चों को जो का जो के लिए जो ये कॉन्सेप्ट है इतना सही नहीं है। बच्चे अभी यंग हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो जो खाया पिया है उसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज से, गेम से। सो आई थिंक उनको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर दैन फास्टिंग करने से। और उनकी बॉडी को, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं कुछ अलग हैं। एक 50 साल के बंदे के लिए बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो ग्रोथ पीरियड है, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको प्रोटीन्स भी चाहिए, अभी उसकी मसल्स बन रही हैं, उसकी बोन्स ग्रो कर रही हैं। तो उनमें अगर वो अडल्ट्स को देख के उनकी तरह की फास्टिंग शुरू कर देंगे तो ये उनके लिए इतना अच्छा नहीं है।
क्योंकि वैसे भी उन बेचारों को इतनी नॉलेज नहीं है, जी। तो आई थिंक दे शुड नॉट डू दिस। और ये पेरेंट्स को यानी guide पेरेंट्स करना को चाहिए। जी Yes. जी और अगर पेरेंट्स को भी नहीं पता तो बेटर ये है कि मेडिकल गाइडेंस में एक डाइटिशियन से या एक डॉक्टर से इस चीज की सलाह लेके करें कि भाई इसका अगर वेट कम करना है बच्चे का, वो ओवरवेट है, तो उसको कैसे करना है। क्योंकि ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को उस एज पे जरूरत भी है, तो कहीं हम उनको ना बंद कर दें जो उसकी ग्रोथ को हैम्पर करें। सर, क्या हम ऐसा कुछ मान सकते हैं कि कोई एक सही एज ग्रुप होती है जब आप अगर कोई फास्टिंग पे जाना चाहता है तो तब से शुरू कर सकता है? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया भी कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे क्योर्स एक व्यक्ति की लाइफ में चल रहे होते हैं। अडल्टहुड में अलग होता है, लेकिन जो टीनेज लाइफ होती है उनकी अलग होती है। वो स्पोर्ट्स भी कर रहे होते हैं, वो स्कूल भी जा रहे हैं, वो ट्यूशन भी जा रहे हैं, वो अपने भी निजी जीवन में व्यस्त है, वो इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फंक्शन कर रहा होता है, खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो भी जाता है। जबकि अडल्ट के मुकाबले हमने देखा है जो लोग खासतौर पर जो गृहिणियाँ घरों पर रहती है उन्हें कहा जाता है कि आप कम डाइट ले। वहीं जो ऑन एन एवरेज हम जिन लोगों को देखते हैं, चाहे कोई जिम जा रहा हो एडल्ट में, या चाहे कोई बहुत ज़्यादा वॉक कर रहा हो, स्पोर्ट्स में है, या उनका काम ऐसा है, तो वो भी हर घंटे या 2 घंटे के गैप पे कुछ ना कुछ अपना खाना पीना सेवन करते रहते हैं। तो सर, उस एज ग्रुप को मैं समझना चाहूँगी आपसे। देखिए, मेडिकली कोई ऐसा पर्टिकुलर एज ग्रुप तो नहीं है कि भाई इस एज से आप फास्ट कर सकते हैं और इस एज से आप फास्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ मेडिकली डिफाइंड तो नहीं है, बट जनरली यही होता है कि हर चीज जो है वो एक अडल्ट एज से ही शुरू होती है कहानी। बट प्रॉब्लम ये होगी कि आजकल एडोलेसेंट एज में भी ना ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। बच्चे जंक फूड बहुत खा रहे हैं, बैठे बैठे चिप्स और ये सब खाते रहते हैं, तो ओवरवेट बहुत हो जाते हैं। तभी आता है जी वेट लूज करो और ये करो। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि ऐसे एज तो नहीं डिफाइन कर सकते हम, बट जो भी करना है एक मतलब मेडिकल बॉडी को समझते हुए, यस, मेडिकल उसकी सलाह के साथ ही करिए। किसी दूसरे को कॉपी करके या किसी दूसरे बच्चे की कॉपी में आप अपना ये काम नहीं कर सकते। यानी सर, हम ये कह सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पर खास तौर पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन ट्रेंड्स को ना फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बॉडी अपनी है, यू कंसल्ट योर ओन डॉक्टर एंड योर ओन डाइटिशियन और उसकी सलाह पे चलिए कि आपको क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज नहीं। और दूसरा जो आजकल एक बहुत ही मतलब टीनेज में जो है ये जिम जाना, आप जाइए जरूर, एक्सरसाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड, बट वहां पे जो ये सप्लीमेंट्स लेने की जो आदत पड़ जाती है, दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एट ऑल। ये एज है जब आप नेचुरल फूड खा सकते हैं, आप नेचुरल फ्रूट्स खा सकते हैं, बाकी चीज़ भी खा सकते हैं, वेज नॉन वेज सब आपको अलाउड है, आप खा सकते हैं। तो आप इन सप्लीमेंट्स में मत जाइए। ये कुछ हमने देखा है यंगस्टर्स बहुत ही ओवर उसको लेके उनकी किडनीज पे असर पड़ जाता है, उनके लिवर पे असर पड़ जाता है, बहुत ही कॉमन है जो कि हम रोज़मर्रा की अपनी प्रैक्टिस में ये देखते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स वाला जो ट्रेंड आ गया है आजकल जो जिम में उनको मिलते हैं, इनसे ज़रा बचना चाहिए। ये मैं एक मैसेज आपके इस चैनल से देना चाहूँगा कि वहाँ पे दूसरों को देखते हुए आप सप्लीमेंट्स वो लेते हैं और फिर उनको लगता है शायद मैं 10 इसका सप्लीमेंट एक दिन में ले लूँगा तो मेरी बहुत मसल्स बन जाएंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ये देखिए, प्लस पॉइंट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, एड ऑन टिप है ये डॉक्टर की ओर से। और जो भी टीनेजर्स अगर हमें अभी सुन रहे हैं और या जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल न करने दें, उन्हें हेल्दी डाइट दें और हेल्दी डाइट से कोशिश करें कि वो अपनी मसल को प्रॉपरली गेन करें नेचुरल तरीके से, ना कि किसी इंजेक्शन या किसी सप्लीमेंट से। हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अलका से भी मैं अब एक सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर अलका, आमतौर पे हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, और मंथली इशू हो या प्रेगनेंसी का जब समय होता है तो उस दौरान भी हमने देखा है कि कुछ महिलाएं वैसे वो अपने आप को बहुत फिट मानती हैं और वो ये प्रूव करने की कोशिश करती रहती है कि हम अगर फास्ट कर भी ले 9 दिन कंटिन्यू तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही बच्चे को और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में मैं उन महिलाओं के लिए भी जानना चाहूँगी कि ये किस हद तक सही है ये स्टेप उठाना? ये स्टेप वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं में बिल्कुल सही नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर एक बेबी ग्रो होता है, उनको बहुत सारी न्यूट्रिशन चाहिए होती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको डेवलप करने के लिए। अगर हम इतना लॉन्ग टर्म फास्टिंग रखते हैं तो जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए या और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, वाटर चाहिए, वो उनका वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, तो जो उनका ग्रोथ होगा अल्टीमेट वो उसको अफेक्ट करेगा। तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन फास्ट रखे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए वो रख सकते हैं, बट उसमें भी आपको हर शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ लिक्विड लेते रहना है या फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, बिकॉज
जो प्रिजर्व जूस होते हैं या वैसे जो जूस होते हैं वो फूड के कंपैरिजन में बहुत नुकसानदायक होते हैं। ठीक है मैम, मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ क्योंकि कॉलर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंद्रमणि शुक्ला जी। इंद्रमणि जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हो और डॉक्टर अलका जी आपको सुन रही है, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। हेलो जी हाँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली हमारी मिसेज है, वो बहुत उपवास करती हैं। एक्चुअली उनको मैं डॉक्टर दिखाया था। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझ तक। जी, मैं डॉक्टर को दिखाया था और उनको क्या है, उनका गर्भाशय का प्रॉब्लम था, वो निकाल दिया गया, लेकिन उनको क्या है, यूरिन लीकेज होता है बार बार। जी तो अभी उनका दवा कर करके मैं थक गया। डॉक्टर ने भी बोला कि आप उपवास कम करो, लेकिन वो उपवास कम करने का नाम है, वो ज्यादा बढ़ाते जा रही हैं। जी, तो अभी हम क्या करें? उनका क्या है, वो कुछ उनको बताइए कि कुछ खाना भी कुछ नहीं खाती हैं, बस सिर्फ उनको उपवास रहता है। ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा डॉक्टर अलका। हाँ, थैंक यू। मैं आपकी पत्नी को ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आप उनसे समझाइए, आप उनको बोलिए कि ऐसे फास्ट रखना उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फास्ट रखने से शरीर में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या जो भी हार्मोन है उसको बैलेंस करने के लिए या चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वो सब चीज़ें मिल नहीं पाता है। बॉडी का जो फंक्शन है नॉर्मल, जो काम करता है नॉर्मल तरीके से, वो काम करना बंद कर देता है। कभी कभी फास्ट रखना शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फास्ट और हमेशा फास्ट रखना वो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो आप उनको समझाइए कि वो पूजा करें, बिल्कुल सुबह उठ के सुबह पूजा कर लें, बहुत लंबा फास्टिंग ना रखें और कुछ खाते रहें। अगर उनको फास्ट रखना भी है तो हेल्दी, लाइक जैसे फ्रूट्स खा लें, पानी पीते रहें, नारियल पानी पिएँ, नींबू पानी पिएँ, कुछ ऐसी चीज़ें वो हमेशा ड्यूरेशन में लेते रहें। खाली पेट ना रहें, वो नुकसान करेगा। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर सिर्फ यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो तो कृपया करके बिना डॉक्टर की सलाह व्रत बिल्कुल भी ना रखें। अच्छा डॉक्टर अलका, क्योंकि हमने ये आमतौर पर देखा भी है कि जिस तरह अभी इंद्रमणि जी ने भी अपनी मिसेस के बारे में जानकारी दी, खासतौर पर महिलाओं की मेंटालिटी होती है कि घर में चाहे उन्हें कोई कितना भी समझा ले, उनके अंदर एक अलग ही आस्था दिखाई देती है। वो कहती हैं कि नहीं, हम तो फास्ट कर लेंगे, ऊपर वाला हमें सुन लेगा। लेकिन ऊपर वाले के लिए भी ये हमेशा से कहा जाता है कि वो सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। Yes. तो मैं ये समझना चाहूंगी कि ये मिथ जरा दूर कीजिएगा प्लीज साइंस के नजरिए से भी, कि फास्टिंग अपनी जगह है लेकिन सेहत सबसे पहले है। सेहत हमेशा सबसे पहले है, क्योंकि अगर आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज ये बहुत मतलब स्टार्टिंग से है इंडियन कल्चर में कि फीमेल को ऐसा बना दिया गया है कि फीमेल को ही घर का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है या घर वालों की सेवा करनी है। ये जिस तरह से उनके दिमाग के अंदर आ चुका है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग महिलाएं भी वहाँ तक पहुँच रही हैं जहाँ तक पहले वो नहीं पहुँचा करती थी। तो अब धीरे धीरे वो अवेयर हो रहे हैं, उनको आइडिया मिल रहा है कि नहीं, हमें भी ऐसे करना है। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं, वो अपने घर तक ही सीमित रह जाती हैं, वो बाहर भी नहीं निकलना चाहती हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तभी हमारा परिवार स्वस्थ रह सकता है, या मैं बहुत पूजा करूँगी, बहुत फास्ट रखूँगी, तो जो भी नेगेटिविटी है घर के अंदर या जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो भी ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, शायद मैं उनसे बचा सकती हूँ। ऐसा यानी प्रैक्टिकल और अंधविश्वास के बीच में अंतर। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल फास्ट रखिए, थोड़े टाइम के लिए रखिए, पूजा पाठ भी करिए, पर अपना स्वास्थ्य रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप उनका ध्यान रख पाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आपने ज़रूर सुन लिया होगा, और ख़ासतौर पर मैं और इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आपसे यही अपील कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपसे अपील कर रही है कि अंधविश्वास, आस्था और साथ ही अपनी सेहत के उस हेल्थ सिचुएशन को समझिए और उसके बाद ही आप फास्टिंग पे जाइए। आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब आप और बेहतर तरीके से आप अपने पूरे परिवार का साथ दे सकते हैं और साथ ही उनका ख्याल भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर श्रीहरि जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने एसिडिटी का जिक्र किया था। एसिडिटी की प्रॉब्लम आमतौर पे हम हर रोज़ किसी ना किसी से सुनते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिस वजह से बहुत घबराहट हो रही है, उन्हें एसिडिटी की दिक्कत हो रही है। वो लोग भी एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं जो सुबह से भूखे रहते हैं, आपने भी क्योंकि इस बात का जिक्र भी किया था। और फास्टिंग के समय में ख़ास तौर पर बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेकिन
गैस्ट्रिक को पूरी तरीके से लोग समझ नहीं पाते, इसे स्टमक एक का नाम दे देते हैं, वो कह देते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई है शायद, वो इसमें और भी कई मिसकंसेप्शंस भी जोड़ देते हैं। तो सर मैं इसमें थोड़ा सा बारीकी से आपसे समझूंगी कि गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या अलग होती है, स्टमक पेन का वो एक अलग होता है, वो कैसे अंतर हम पहचान पाएंगे? देखिए, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है, क्योंकि इन जनरल प्रैक्टिस में भी ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं हमें गैस हो रही है। अब गैस का मीनिंग बहुत लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए गैस मतलब एसिडिटी। जी। एसिडिटी की अगर हम बात करें तो एसिडिटी होता क्या है? एसिडिटी का मतलब है जब आपका पेट में एक्सेसिव एसिड बन के वो एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, माने फूड पाइप की तरफ, तो उसको एसिडिटी कहते हैं इन नॉर्मल टर्म्स, और उसको अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो उसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो एसिडिटी के दो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, वो होता है जलन, और जलन होता है चेस्ट में, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न, या रीगर्जिटेशन माने खाना ऊपर आना। जी। बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे पेट में दर्द होना या ब्लोटिंग होना, अगर हम गैस की बात करें तो गैस से जो मेन सिम्टम होती है, गैस माने इंटेस्टाइनल गैस, तो उससे जो मेन सिम्टम होती है वो होता है ब्लोटिंग। वो ब्लोटिंग माने अफारा, माने पेट फूलना। कई सारे लोग ये दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो एसिडिटी का मतलब है एक्सेसिव एसिड, या एसिड जो भी पेट में बन रहा है वो बार बार बन के ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसके दो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जलन या रीगर्जिटेशन माने खाना ऊपर आता है, या फिर कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आना। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें, अगर एसिडिटी को हमें कम करना है तो सबसे पहले कोई भी डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। तुरंत ही मेडिसिन पे जाने की जरूरत नहीं, पहले अपनी लाइफस्टाइल में झांकिए और देखिए क्या किया जा सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बंद करिए, अल्कोहल इंटेक अगर एक्सेसिव है तो उसको बंद करिए, अगर आप बहुत स्पाइसी ऑयली खाते हैं तो उसको कम करिए, खाने की टाइमिंग्स रेगुलर कर लीजिए, आखिरी खाने और सोने के बीच में माने डिनर और स्लीपिंग के बीच में 2 घंटे का गैप रखिए, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करते रहिए, ओबेसिटी कम करिए, वेट गेन, ये एक बहुत कॉमन रीजन है एसिडिटी का। जी। अगर फिर भी आपको एसिडिटी रहती है तो रात को सोते समय आप थोड़ा सा आपका हेड एंड एलिवेट कर सकते हैं, टी कॉफी कम कर दीजिए। तो पहले आप अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करिए। ऐसे करने से 90% लोगों की एसिडिटी अपने आप ही ठीक हो जाएगी, और केवल 10% लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको वाकई में दवाइयों की जरूरत है। अगर हम ये भी देखते हैं, कम्युनिटी में ये बहुत कॉमन है कि हर कोई चीज हो जाती है, आप केमिस्ट के पास जाते हैं और तुरंत ही वो गैस की गोली, उस नाम पे एसिडिटी की दवाइयाँ आप ले लेते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसके अपने नुकसान भी बहुत है, तो ये आपको करना नहीं चाहिए। आप पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, 90% ऑफ द टाइम्स आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही हल हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं डॉक्टर गुरवंत सिंह लांबा जी का भी रुख कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ चंदन पांडे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। चंदन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लीवर की थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या मैं 9 दिन का व्रत रख सकता हूँ या नहीं? पहले तो जी हमें ये समझना है कि आपको लीवर की दिक्कत क्या है। जैसे मैं कुछ भी खाता हूँ डॉक्टर साहब तो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर तरीके से, और इसको लेकर मैं जीबी पंत हॉस्पिटल से लगातार दवाई भी करवा रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो आप जिसको आप कह रहे हैं कि डाइजेस्ट नहीं होता, वो वाकई लीवर की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कुछ और है। तो इसमें अगर प्रॉपर जानकारी आपकी बीमारी के बारे में हो तो एडवाइस थोड़ा और बेटर दी जा सकती है। वैसे ये है, ऐसा नहीं है कि लीवर का पेशेंट कोई जैसे नवरात्रे का व्रत है वो नहीं रख सकता, बट क्या एग्जैक्ट बीमारी है और उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या है, इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है चंदन जी आपको आपके सवालों का जवाब तो मे बी अगर आप पंत हॉस्पिटल से कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपके लिवर पे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट डायग्नोसिस लिवर में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो अब आपको क्या लिवर की बीमारी है और उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी डॉक्टर की एडवाइस है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर माने। और अच्छा डॉक्टर गुरवंत जी, क्योंकि अभी जैसे सर भी एसिडिटी का जिक्र कर रहे थे और कि गैस और एसिडिटी में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि लोग अपने घर पर ही उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं, और यूट्यूब के सहारे या फिर इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से रील्स वायरल होते हैं, आप ये दवाई ले लीजिए, आप ये टैबलेट ले लीजिए, आप या आयुर्वेदिक फॉर्मूला ट्राई कर लीजिए, आप ये भी सेवन कर लीजिए। और लोग क्या करते हैं कि एलोपैथी भी ऑप्ट कर लेते हैं, होम्योपैथी भी ले लेते हैं, वो आयुर्वेदिक भी ट्राई कर रहे हैं, वो एक साथ बहुत सारी तरीके आजमा लेते हैं, लेकिन उन्हें तभी भी राहत नहीं मिलती, सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होती चली जाती है। ये ट्रेंड्स को फॉलो करना कितना सही होगा, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि क्या वाकई उस वक्त में बिना ये समझे कि एसिडिटी है या गैस है, इस तरीके का स्टेप उठाना वो कितना सही है?
ये आप बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है, क्योंकि ये रोज की कहानी है जी। नो। घर पे एक दूसरे से पूछ के कि मेरे को ऐसा हो रहा है, कि वो दूसरा सलाह दे देता है जी आपको एसिडिटी हो रही है, और वो एसिडिटी की मेडिसिन शुरू कर दी है, एसिडिटी के उपाय शुरू कर दिए। ये करना मतलब ठीक नहीं है। आपको एसिडिटी है या उसको कुछ और है, ये तय करना एक स्पेशलिस्ट का काम है। तो कुछ एक बातें मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको वैसे सिम्टम्स हैं, फिर तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में अलार्म सिम्टम्स बोलते हैं। तो अगर जो भी आप एसिडिटी है उसमें अगर आपको कोई सीवियर पेन होती है, चाहे वो चेस्ट में होती है या पेट में होती है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपका खाना खाते वक्त खाना अटकता है, तो उसको आप एसिडिटी मत समझिए और उससे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपको सिम्टम्स के साथ साथ अनीमिया है, खून की कमी है, तो आपको डॉक्टर को जरूर करना है। अगर आपको रेकरेंट वॉमिटिंग है, बार बार उल्टी आती है, या कभी भी उल्टी में ब्लड आया है, तो आप अपने आप उसको एसिडिटी समझ के अपनी ट्रीटमेंट मत शुरू करिए। ऐसी स्थिति में आपको जरूर डॉक्टर से मदद लेनी है। और अगर आपका कोई वेट लॉस हो रहा है, अगर एसिडिटी के आपको लग रहा है कि आपको एसिडिटी है और आपको साथ में वेट लॉस भी है, तो ये एक ऐसा सिम्टम है कि जो प्योर एसिडिटी में नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कुछ आपको और भी है। तो डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेशन इज नेवर एडवाइजेबल। यू शुड ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि जब भी सिम्टम हो, और वो आपको बताएगा कि जो है। और दूसरा होता है एक्यूट स्टेज में, जैसे आपने पूछा कि एकदम से कुछ हो रहा है और वो सोचता है एसिडिटी है। अब ये भी एक बार ये जो अगर मैंने अपना एक्सपीरियंस देखूं, तो जो मैंने अगर 100 पेशेंट हार्ट अटैक के देखे हैं, उनमें 90 ने बहुत ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया जब वो उसको एसिडिटी ही समझ रहे थे, गैस ही समझ रहे थे। और इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम होती हैं, पेनकेटाइटिस होता है और कई तरह के अंदर प्रॉब्लम होती है, जब लोग उसको एसिडिटी गैस समझ के और घरेलू उपाय करते थे, और एक वैल्यूबल टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो कभी भी ऐसी स्थिति हो जबकि एक्यूटली आपको सडनली कोई प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको खाली एसिडिटी मत समझिए, कंसल्ट डॉक्टर एंड टेक हिज एडवाइस, बिकॉज समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो मिस हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर गुरवंत ने इस बात की जो जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी है ये, और बहुत अच्छा एडवाइस है कि बिना डॉक्टर की सलाह खुद डॉक्टर ना बने। और यह हम हर एपिसोड में आपको कहते हैं कि खुद से बिल्कुल भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। जो समस्या है आप उन डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, जो सजेशन आपको मिलते हैं उसके बाद आप उन उपायों को कीजिए। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जयपुर से सतीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपके सवालों के जवाब में डॉक्टर श्रीहरि अनिक खिंदी जी से लूंगी। डॉक्टर श्रीहरि जी, आपके लिए कॉलर हैं। सतीश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सतीश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा, जैसे मैं भूखे पेट रहता हूँ, तो जैसे मैंने केला ले लिया या फिर आलू की जैसी कोई चीज मैंने खा ली, तो मैं क्या गैस बहुत ज्यादा होती है और एक सीने में जलन और गले में जलन होती है। ठीक है सर, मैं आपके सवाल का जवाब लूँ उससे पहले प्लीज़ आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, ताकि आपकी ऑडियो हम तक भी प्रॉपर पहुँचे, क्योंकि ऐसे में आवाज़ इको होती है और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बहरहाल मैं आपके जवाब की ओर आगे बढ़ रही हूँ सर। तो सतीश जी नमस्कार। जितना मैं समझ पाई हूँ आपका सवाल ये है कि आप आलू खाते हैं तो उसकी वजह से आपको कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इसका आप उपाय जानना चाहते हैं। देखिए अगर आपकी एक बार मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपसे। जैसे मैंने केला खा लिया भूखे पेट, जैसे मैंने मान लीजिए ऑफिस से आया, मैं शाम को मैं घर पे आया, मैंने एक सिंगल केला खा लिया, तो मेरे क्या बीच में जलन होती है और एक बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। तो अगर मैं सही समझूं, अगर आप कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ ऐसा खाते हैं, शाम के टाइम आप ऑफिस से आते हैं, आप कोई XYZ चीज़ खाते हैं और आपको एसिडिटी होती है, अगर आपकी एसिडिटी ये लंबे समय से चल रही है, जैसे मान लीजिए 8 हफ्ते हो गए हैं और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार डेली अगर होने लग गई है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आपको आपके डॉक्टर से जाके मिल लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक चले तो इट इज़ बेटर कि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, इसको ढूंढें कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। टेम्पररी एसिडिटी होना बहुत कॉमन है, जैसे आप कहीं पार्टी में गए, आपने बहुत स्पाइसी चीज़ खा ली, तो आपको अगले दिन एसिडिटी होगी। आप कोई दिन कम सो लिए, आपको एसिडिटी होगी। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन एसिडिटी होगी, पर वो 1 दिन 2 दिन होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बट अगर यही चीज़ आपको बार बार हो रही है और लगातार चल रही है लंबे समय से, तो मेरे हिसाब से आपको आपके डॉक्टर के पास जाके एक प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए और इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है वो आपके कोई टेस्ट सजेस्ट करे, वो आपको कर लेनी चाहिए।
ठीक है, उम्मीद करते हैं सतीश जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और देखिए, आप नियर बाई डॉक्टर विजिट कीजिए, टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही आपको जानकारी मिल पाएगी। एक और कॉलर राजू गुप्ता हमारे साथ रामपुर से जुड़ चुके हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और इस बार आपका सवाल डॉक्टर अलका जी लेंगी और वही आपके सवालों का जवाब देंगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं राजू जी। मेरे सीने में थोड़ा दर्द रहता है और गैस जैसा महसूस होता है। राजू जी, मैं आपसे चाहूँगी आप एक बार फिर से रिपीट करें कि आपको कहाँ पेन होता है? ये सीने के नीचे हल्का हल्का है, ये सीने के नीचे। जी हाँ, नमस्ते राजू जी। ये जो आपका सीने के नीचे पेन है, पहले तो ये देखना है कि कितने दिन से है, या आपको रेगुलर हो रहा है, हमेशा होता है, खाने के पहले होता है या खाने के बाद होता है, ये सब चीज़ थोड़ा चुभन जैसे होते रहता है, मतलब खाने के बाद भी होता है। ठीक है। तो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। गैस एक सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से होता है, लेकिन अगर ये हमेशा हो रहा है, हर बार होता है और रेगुलर होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी कि अगर ऐसा हमेशा आपको हो रहा है तो आपको अपने आसपास के जो भी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल होगा, जो भी छोटा मोटा हॉस्पिटल होगा, आप कहीं भी उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार कंसल्ट करने के बाद ही जो भी वो इन्वेस्टिगेशन बोले, जो टेस्ट कराने के लिए बोले, आप वो टेस्ट करा के देखिए एक बार। उसके बाद ही पता चलेगा कि वो दर्द किस वजह से है। वो गैस का दर्द है या किसी सीने में किसी और कोई और पेन है ना, तो वो आपको रूल आउट कराना पड़ेगा अपने डॉक्टर को विजिट करके। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे उसको डायग्नोज मत करिए, खुद से डॉक्टर से मिलिए, अपना टेस्ट कराइए प्रॉपर और फिर दवाई शुरू कराइए। और मैम, क्या ये सजेशन भी आप देना चाहेंगे कि ये भी कुछ घर के नुस्खे ना आजमा लें? और हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाँ, एक दिन के लिए ठीक है कि अगर आपने कभी एक दिन ऐसा हो गया किसी रीज़न की वजह से, बहुत स्पाइसी खाने की वजह से, तो आपने एक दिन घर का नुस्खा ले लिया, उससे ठीक हो गया तो वो ठीक है। पर अगर बार बार होगा तो प्लीज़ घर का नुस्खा मत अपनाइएगा, डॉक्टर को ज़रूर विजिट करिएगा। तो बिल्कुल, देखिए, उम्मीद करते हैं राजू जी आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप प्लीज़ खुद से कुछ भी मेडिकेशंस ना लें या किसी की सलाह को ना सुने। अगर रिपीटेडली आपको ये पेन हो रहा है तो नियर बाई डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि पेन किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है। आपने सीने के नीचे दर्द बताया, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैम, एक एड ऑन क्वेश्चन मैं इसमें और करना चाहूँगी, जैसे कि अभी जो कॉलर से हमारी बात हुई और कॉलर ने भी जिस तरीके से अब तक अलग अलग तरीके के हमने सवाल सुने हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल जो समझ में आता है कि जब आपकी डाइट बहुत प्रॉपर नहीं होती है तो आपके साथ ये इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं। तो मैम, डाइट के लिए मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर हर रोज़ क्या ऐसी कुछ चीज़ें, चुनिंदा चीज़ें अगर हम शामिल कर ले तो बहुत हद तक हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं? हाँ, पूरे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बहुत ही कॉमन है गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी, ऐसी चीज़ों से जो बहुत ही नॉर्मल है, डे टू डे बेसिस पे होती है, आप उससे बच सकते हैं बेशक। उसके लिए आपको दिन की शुरुआत सबसे अच्छे से करना होगा। आप अगर सुबह उठते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 ग्लास पानी पीजिए। उसके बाद आप कुछ जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं या कुछ ड्राई फ्रूट्स खाइए। देन उसके बाद आप अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए। हमेशा कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट आपको किंग की तरह करना चाहिए, इतना हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए ताकि आपको पूरे दिन का एनर्जी वहाँ से मिल जाए। और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, हैवी ब्रेकफास्ट लेना हमेशा अच्छा ऑप्शन होता है कंपेयर टू आप हैवी लंच ले रहे हैं। और डिनर तो कभी भी हैवी नहीं करना चाहिए। और जब भी आप कोई भी डाइट लेते हैं, कोई भी अपना मील ले रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, उसके पहले कुछ न्यूट्रिशियस डाइट, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं जूस के बदले। लंच में आप बहुत सारा सैलड्स को शामिल कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी का दिन आ रहा है तो आप नींबू पानी, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और जो रात का डिनर होता है वो बहुत ही लाइट रखिए, हेल्दी बनाइए। बहुत तला भुना जो चीज़ होता है, बहुत फ्राइड चीज़ें होती हैं, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, मैदे वाली चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी ओकेजनली अगर आप ले रहे हैं, कहीं हम बाहर गए, फंक्शन में गए, तो फिर ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप घर में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लीजिए,
क्योंकि जितना आप अच्छा हेल्दी हैबिट ठीक है मैम। डेवलप करेंगे उतना आपका हेल्थ भी हेल्दी रहेगा। सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर हेल्दी लाइफ। बिल्कुल। तो मैम आप देखिए हमारे जी, पास भी इसमें एक बात मैं कहूँ कि आजकल का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया कि चीज़ें काफ़ी रिवर्स हो गई हैं। एक मुझे इसलिए याद आ गया कि मैं ऐसे ही एक न्यूज़ चैनल में एक बारी बात हो रही थी, तो एंकर में बाद में पूछा, हमने कहा कि भाई ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, आप डिनर लाइट खाया करो। तो उन्होंने बताया कि हमारा तो 24 आवर्स ही काम है, तो आई गेट अप एट 6 o'clock, तो मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है शाम को 7 बजे होता जी। है। अब मैं उसको डिनर मानूं या उसको ब्रेकफास्ट मानूं, क्योंकि मेरी तो नाइट ड्यूटी होती जी। शायद आपके चैनल भी 24/7 है और ये होता होगा। तो लोगों की अब लाइफस्टाइल्स ऐसे हो गए हैं, मेनी ऑफ देम आर वर्किंग इन कॉल सेंटर्स, वो जो रातों को काम कर रहे हैं, तो उनका एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसके बारे में डॉक्टर श्रीहरि ने बात की थी, वो पूरी अपसेट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से बात कर लें। मे बी वी कैन टेलर टू योर लाइफस्टाइल, कि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट हैवी करिए, और आपका ब्रेकफास्ट अगर रात के 8 बजे यानी होता डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट से यहाँ भी सलाह लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। लोग बहुत इस बारे में सफर करते हैं, बिकॉज अब उनका तो दिन ही रात को शुरू हो रहा है, 24 आवर्स न्यूज चैनल में है, तो बेचारे और अब उनके लिए जो चाहूंगी सर, बाकियों के लिए लेकिन समय डिनर है, का थोड़ा उनके लिए अभाव है, ब्रेकफास्ट है। समय का अभाव है, हमें शो को यहीं समाप्त करना पड़ा है। और गुरवंत सिंह लांबा जी, डॉक्टर अलका कुमारी जी, डॉक्टर श्रीहरि अनिक खिंदे जी हमारे साथ जुड़े, तो तीनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, आपके भी सवालों का जवाब दिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन देखिए, एक कहावत बहुत पहले से कही जाती है कि दिन का खाना राजा की तरह हो, और दोपहर का खाना आम व्यक्ति की तरह हो, और रात का जो खाना होता है वो एक गरीब व्यक्ति की तरह हो। यानी हैवी ब्रेकफास्ट के लिए, और ऑन एन एवरेज डाइट आप ले सकते हैं लंच के लिए, और बिल्कुल हल्का से हल्का खाना, क्योंकि आपको सोना भी होता है और कोई समस्या ना होने पाए। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, इस फॉर्मूले को लागू कर लीजिए, बहुत हद तक आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए हेल्दी इंडिया में बस इतना ही। नमस्कार।